Assalamualaikum. I am Irza, your physics instructor from tutoria.pk, and now we are going to start our next chapter, that is current electricity. हमने अपने लास्ट चैप्टर में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ा तो हमने उसमें चार्जेस को स्टडी किया और कौन से चार्जेस जो चार्जेस हमारे पास स्टैटिक थे। और हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी ये चीज़ पढ़ी है कि जब चार्जेस मूव करते हैं तो वो करंट प्रोड्यूस करते हैं। और हमारे इस चैप्टर में हम मूवमेंट ऑफ चार्जेस को स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें हम करंट को डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट। ठीक है, और आपको पता है कि जो करंट होता है वो चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, और चार्ज को हम क्यू कहते हैं, जबकि टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं। तो हैंस आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, और इसके यूनिट्स होते हैं एम्पेयर्स। अब आपको यह बात पता है कि जब भी करंट हमारे पास कंडक्टर में से गुजरता है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है, यानी कि वो चार्जेस मूव कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और उस वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड इन अ मेटालिक कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी करंट और वोल्टेज को जब पढ़ा तो हमने एक इंपॉर्टेंट लॉ को डिस्कस किया, एंड दैट लॉ इज कॉल्ड ओहम्स लॉ। इसमें हम वोल्टेज और करंट के रिलेशन को पढ़ते हैं कि आपको यह पता है कि द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट एंड्स प्रोवाइडेड द टेंपरेचर एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। आपको मैंने बताया कि जो V है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो वहां पे कांस्टेंट R लगाएंगे, और वो कांस्टेंट R जो है हमारे पास रेजिस्टेंस कहलाता है। एंड दिस रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच ऑफर्स अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस के यूनिट्स हैं ओहम के, और इस ओहम को भी हमने डिफाइन करना सीखा था कि व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड ऑफ अ कंडक्टर एंड 1 एम्पीयर ऑफ अ करंट पासेस थ्रू इट, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी 1 ओहम। अब ये जो R है ना, इसके ऊपर ना ये कुछ ना कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। अब वो कौन से फैक्टर्स होते हैं आइए इनको देखते हैं। आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ यानी कि L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस उसकी कम हो जाएगी। और अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करूं तो मेरे पास R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ओवर A होगा, और जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो वहां पे कांस्टेंट लगाएंगे, और वो कांस्टेंट हमारे पास रेजिस्टिविटी कहलाता है। अब इसमें हमारे पास नया टॉपिक है, वो है कंडक्टेंस। एंड कंडक्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है हमारे पास रेजिस्टेंस का, यानी कि जो रेजिस्टेंस R होती है जब हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास कंडक्टेंस कहलाएगा। रेजिस्टेंस होता है ना वो अपोजिशन ऑफर करता था, कंडक्टेंस जो है वो अलाउ करता है, यानी कि चार्जेस को गुजरने में। इसको हम डिनोट करते हैं G से। तो अगर मैं रेजिस्टेंस के साथ इसको रिलेट करूं तो G इज इक्वल टू 1 ओवर R कहलाएगा। इसके जो यूनिट्स है ना वो मोह यानी कि MHO से होते हैं, यानी कि बिल्कुल ओहम के ऑपोजिट, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की ऑपोजिट चीज है तो इसके जो यूनिट्स हैं वो भी हमारे पास ऑपोजिट यानी कि मोह कहलाएंगे, और इसको S से डिनोट करते हैं। अब जिस तरह रेजिस्टेंस में हमारे पास एक रेजिस्टिविटी था तो इसी तरह कंडक्टेंस में हमारे पास कंडक्टिविटी है, और ये हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी होता है। जो रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी है वो हमारे पास कंडक्टिविटी कहलाता है, और इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। और ये जो होता है ना 1 ओवर रेजिस्टिविटी के इक्वल होता है, या फिर इसको L ओवर R A भी कहते हैं। इसके यूनिट्स मोह पर मीटर हैं। उसकी वजह यह है, ये जो L है ना इसके यूनिट्स मीटर हैं, जबकि एरिया के मीटर स्क्वायर। तो मीटर 1 मीटर स्क्वायर से कटेगा तो हमारे पास डिनोमिनेटर में मीटर रह जाएगा, और आपको पता है कि जो 1 ओवर R है वो हमारे पास मोह कहलाता है, या फिर हम इसकी यूनिट सीमेंस पर मीटर यानी कि S पर मीटर भी यूज करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। कि बेसिकली जब हम टेम्परेचर किसी भी बॉडी का बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है। अगर मैं प्योर मेटल की बात करूं ना, जिसमें हमारे पास कॉपर और एल्युमिनियम है, इनकी जो रेजिस्टेंस है ना वो ना टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर मैं नॉन मेटल्स या किसी इलेक्ट्रोलाइट या फिर सेमीकंडक्टर की बात करूं तो इनकी जो रेजिस्टेंस है ना वो डिक्रीज होती है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या टेम्परेचर कोफिशिएंट है, किस तरह हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट को फाइंड करते हैं। अब इसमें हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस निकालने जा रहे हैं कि आपको पता है कि जो RT माइनस R नॉट ये हमारे पास चेंज इन रेजिस्टेंस है, कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस से जो टेम्परेचर T बढ़ाने पे जो रेजिस्टेंस चेंज हुई है वो आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R नॉट के। R नॉट से मेरी मुराद है हमारे पास ओरिजिनल रेजिस्टेंस, और आप ये देखें कि यही जो चेंज इन रेजिस्टेंस है ये टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करूं तो ये RT माइनस R नॉट प्रोपोर्शनल होगा R नॉट इंटू T, यानी कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस इंटू टेम्परेचर। और आपको पता है जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, और इसमें हमारे पास कांस्टेंट जो है वो अल्फा कहलाएगा। तो RT माइनस R नॉट इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स R नॉट टाइम्स T।
और आपको ये पता है कि जब हम आर नॉट को लेफ्ट से राइट पे लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में हमारे पास वो माइनस था। इनमें हम आर नॉट को जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो है आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी। और ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हम अपने चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इसको यूज भी करेंगे। इसमें यानी कि जो अल्फा है वो हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहलाता है, और उसकी हमारे पास जो फाइनल फॉर्म है वो है अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट इंटू टी। इसी तरह जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है ना वो भी टेम्परेचर के साथ चेंज करती है, और इसके लिए जो फार्मूला है ना वो है रो टी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी। और अल्फा वही है कि चेंज इन रेजिस्टिविटी ओवर ओरिजिनल रेजिस्टिविटी इंटू टेम्परेचर टी। अब इसमें हमारे पास ना जो रेजिस्टेंस है ना वो चेंज भी हो रही होती है, और वो वाइड बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस होती हैं। अब उसमें हमारे पास ना दो किस्म के जो आपकी बुक में डिस्कस हुए, उनमें एक रियोस्टैट है और दूसरा पोटेंशियल डिवाइडर है। रियोस्टैट में भी हो यही रहा होता है कि हम वायर के जरिए उसकी रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं, जबकि पोटेंशियल डिवाइडर में भी हम एक वी आउट लेते हैं और इसके अक्रॉस कुछ इंपीडेंसेस होती हैं। इंपीडेंस से मुराद मेरी अपोजिशन है, यानी कि रेजिस्टेंस ही। इसको हम चैप्टर में काफी डिटेल में भी देखेंगे कि पोटेंशियल डिवाइडर बेसिकली वर्क करता किस तरह है, कि जब हम उसमें से वी आउट लेते हैं तो अपनी मर्जी की रेजिस्टेंस उसमें हम ले सकते हैं, और अपनी मर्जी यानी कि कोई फिक्स रेजिस्टेंस ना होना हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस ही कहलाता है। अब उसमें हमारे पास नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर एक ऐसे रेजिस्टेंस हैं, यानी कि एक ऐसे स्पेशल रेजिस्टर हैं जो टेम्परेचर के साथ चेंज होते हैं। ये हमारी जो डेली लाइफ में एप्लीकेशन इसकी बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल आपकी रिचार्जेबल बैटरी हो या भी किसी भी एलसीडी का डिस्प्ले हो, इवन कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स तक में हमारे पास थर्मिस्टर यूज हो रहे होते हैं। और इसी में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये वही है कि हमारे पास जो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो हम कन्वर्ट करते हैं वो हमारे पास ईएमएफ कहलाता है। और ईएमएफ से मुराद मेरी हमारे पास बैटरी से निकलने वाले चार्जेस हैं। अब जब भी हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, उसके साथ स्विच कनेक्ट करते हैं, तो वोल्ट मीटर से हम ईएमएफ यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर भी कर सकते हैं। अब ईएमएफ को बेसिकली मैथमेटिकली लिखा जाता है ईएमएफ इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और एनर्जी आपको पता है वर्क डन की फॉर्म में हम ले रहे होते हैं तो वो W है, और चार्ज को हम Q कहते हैं। तो इस तरह हमारे पास फाइनल फॉर्म है E इज इक्वल टू W ओवर Q। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर भी वही है कि जो हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी हम पर यूनिट टाइम में यूज कर रहे हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर कहलाती है। अब हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ना वो W है, और अगर मैं टाइम की बात करूं तो हम उसको T से डिनोट करते हैं, और W आपको पता है QV कहलाता है। हमने जब एनर्जी को पढ़ा था हमने देखा था। अब इसमें अगर मैं P को डिफाइन करूं तो वो W ओवर T है, यानी कि QV ओवर T। और Q ओवर T जो हमारे पास I यानी कि एम्पेयर्स के इक्वल है, करंट के इक्वल है। तो यहां पे हमारे पास P इज इक्वल टू I भी आ जाएगा, जो एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हम अपने न्यूमेरिकल्स में इसको यूज करेंगे। और अगर मैं इसमें V की जगह IR पुट करूं बाय यूजिंग ओम्स लॉ तो मेरे पास P इज इक्वल टू I स्क्वायर R आएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट है वो है किलोवाट आवर्स। अब किलोवाट आवर्स यही है कि हमारे पास कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एक घंटे में यूज हो रही है, यानी कि कितने अमाउंट ऑफ किलोवाट्स एक घंटे में यूज हो रहे हैं। आपको किलो से पता है ये प्रीफिक्स है 10 टू द रेस पावर 3 का, और वॉट है तो इसका मतलब है हमारे पास 1000 वॉट मल्टीप्लाई बाय 1 आवर। और 1 आवर की बात करो तो इसके अंदर 3600 सेकंड्स हैं, और जब हम 1000 को 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.6 मेगा जूल, और ये हमारे पास 1 किलोवाट आवर के इक्वल एनर्जी है। हमारे पास इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ्स लॉ है, और आपकी बुक में दो किरचॉफ्स लॉ और यही दो बेसिक किरचॉफ्स लॉ हैं जिनको डिस्कस किया है, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अगर एक पॉइंट से करंट या वोल्टेजेस गुजर रहे हो तो उसके ऊपर जो अलजेब्राइक सम होता है वो जीरो होता है। अगर मैं किरचॉफ्स करंट लॉ को डिस्कस करूं, द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज जीरो। इसी वजह से को समेशन ऑफ I इज इक्वल टू जीरो। आप इसमें नोड O को देखें तो इसमें हमारे पास करंट डिफरेंट डायरेक्शंस में आ रहे हैं, और उस पॉइंट O पे यानी कि उस नोड पे हमारे पास जो करंट है वो उसका सम इक्वल टू जीरो है। और इसी के साथ अगर आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को देखें तो इसमें हमारे पास जितनी भी एक सर्किट के अंदर ईएमएफ होती हैं, ईएमएफ से मुराद मेरी पोटेंशियल ड्रॉप है किसी भी लोड का। आप देखें कि जो आपकी स्क्रीन पे एक क्लोज सर्किट आ रहा है जिसके अंदर डिफरेंट लोड्स हैं R1 और R2 यानी कि रेजिस्टेंस हैं, इनके अक्रॉस जो ईएमएफ ड्रॉप हो रही है या वहां पे हमारे पास ईएमएफ है उसका सम जो होगा वो इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि समेशन ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू जीरो। और आपको पता है ईएमएफ से मुराद मेरी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम इसकी जगह IR भी लिख सकते हैं। हमारे पास इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज करके हम कोई भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, एंड इट इज डिफाइंड एज अ व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज्ड टू मेजर एन अननोन इलेक्ट्रिक सर्किट। आप इसमें इसकी डायग्राम देख सकते हैं कि कैसे हम रेजिस्टेंस को इस तरह प्लेस करते हैं कि इनमें एक अननोन रेजिस्टेंस होती है, और आपके केस में जो अननोन रेजिस्टेंस है वो है X। इसमें P, Q और R जो है हमारे पास नॉन रेजिस्टेंस है, तो इनका जो फार्मूला है वो है P ओवर Q
इज इक्वल टू आर ओवर एक्स, जबकि हमारे पास डिनोमिनेटर में जो एक्स है वो लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास क्यू जो है वो भी हमारे पास राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू आर क्यू आ जाएगा और इसके जरिए हम एक्स यानी कि हमारी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज का सबसे इंपॉर्टेंट यूज था कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करके किसी भी सर्किट की अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। बिल्कुल सिमिलरली कॉन्सेप्ट है इसका व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज में ना हमारे पास ना हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते थे, इसमें हम अननोन पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करेंगे। और इसकी डेफिनेशन है कि अ पोटेंशियोमीटर इज अ नल टाइप रेजिस्टेंस नेटवर्क डिवाइस फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंसेस। और इसका फार्मूला भी वही है कि E2 ओवर E1 इज इक्वल टू L2 ओवर L1। इसमें ना हम चेंज कर रहे होते हैं लेंथ को, जिस तरह हमने रियोस्टैट और पोटेंशियल डिवाइडर पढ़ा था ना, सेम वही कॉन्सेप्ट है पोटेंशियोमीटर का। ये भी एक काफी डीप कॉन्सेप्ट है, इसको हम अपने चैप्टर में काफी देखेंगे भी कि कैसे हम लोग लेंथ को चेंज करके पोटेंशियल डिफरेंसेस को फाइंड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको E2 निकालना है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और E2 वाला, तो आप उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे E2 इज इक्वल टू L2 ओवर L1 इंटू E1, क्योंकि वो जो हमारे पास E1 लेफ्ट साइड पे है वो राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यूं आप पोटेंशियोमीटर को यूज करके कोई भी अननोन पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे करंट डायनेमिक्स यानी कि जितनी भी हमने बातें इस चैप्टर में की वो समझ आई होंगी। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। अंटिल देन दिस इज इट्स फ्रॉम titoya.pk।